गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर के हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? आपके फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन्स में जैसे हमने कुछ आपके एग्जांपल्स देखे थे। दैट इज बेसिकली योर, जैसे कॉलेजन हो गया आपका, सिल्फिब्रोन हो गया, ठीक है, अल्फा केराटिन हो गया। ग्लोबुलर के अंदर मेनली हमने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज जैसे हम कुछ टर्म्स देखते हैं। ठीक है, जैसे एक टर्म होती है मोटिफ, एक होता है डोमेन। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या होते हैं आपके। ठीक है, मोटिफ अगर हम सिंपली कहें तो ये एक तरह से एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मोटिफ क्या होता है आपका? एक सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, मोटिव को आप क्या लिख सकते हो? इट इज ए सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्ड। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्ड। स्ट्रक्चर और फोल्ड। ठीक है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जैसे आप डेफिनेशन देख सकते हो। ए मोटिफ इज ए शॉर्ट कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट फंक्शंस ऑफ ए प्रोटीन और डीएनए। ठीक है, जैसे मोटिव ऑब्वियसली ये मेनली आपका जैसे प्रोटीन का पार्ट है। जैसे अभी हम एग्जांपल देखेंगे। जैसे क्या होता है ना, जो आपका प्रोटीन है, ऑब्वियसली देयर आर प्रोटीन्स जो डीएनए से बाइंड करते हैं। ठीक है, ऐसे तो है नहीं कि सारे के सारे प्रोटीन डीएनए से जाके लग जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं जो डीएनए से बाइंड करते हैं उनके अंदर कोई ना कोई मोटिव होता है। ठीक है, उस मोटिव की हेल्प से ही वो डीएनए से बाइंड करते हैं। ठीक है, ये तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ना, देर में भी अदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन जिनके अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उनके अंदर हमें कुछ मोटिव देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद ए डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर साइट परफॉर्मिंग ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, जैसे एक मोटिव हम अभी आगे देखेंगे जिसका नाम है जिंक फिंगर मोटिव। इसके अंदर 10 to 20 अमीनो एसिड होते हैं। जिंक फिंगर मोटिव के अंदर कितने अमीनो एसिड होते हैं आपके? 10 to 20। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के अभी मैं आपको मोटिव दिखाऊंगा भी सही। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल होता है जिंक फिंगर मोटिव। ठीक है, जनरली ये मोटिव जो होता है, जनरली वो प्रोटीन जो मे बी न्यूक्लियस में जाते हैं या जो डीएनए से बाइंड करते हैं उसके अंदर ये मोटिव होता है। ठीक है, और ये मोटिव स्पेसिफिकली रिच होता है सिस्टीन एंड हिस्टिडीन के अंदर। जिंक फिंगर मोटिव किस में रिच होता है? सिस्टीन एंड हिस्टिडीन। ठीक है, अब एक होता है डोमेन। डोमेन इज ऑल्सो ए कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न। डोमेन भी एक कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न है। इट इज डिफाइंड एज एन इंडिपेंडेंट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, डोमेन्स आर नॉर्मली लॉन्गर देन मोटिव। डोमेन एक्चुअली क्या होता है कि ये भी एक कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न होता है, और ये किसी भी प्रोटीन का वो पार्ट है जिसको आप बोल सकते हो कि इंडिपेंडेंटली फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कभी इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। ठीक है, जैसे एंटीबॉडीज के अंदर हम ऐसे क्या बनाते हैं? ऐसे हैवी चेन बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये एंटीबॉडी की हैवी चेन होती है उसके अंदर हम बोलते हैं कि ये डोमेन्स होते हैं। तो डोमेन जैसे है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन, बट डोमेन वो पार्ट है जिसको आप बोल सकते हो कि, क्योंकि आप इसको अलग बोलते हो। ठीक है ना, है तो पॉलीपेप्टाइड चेन का पार्ट बट इसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे आपने एमएससी क्लास 1 का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। जैसे उसके अंदर होती है एक अल्फा चेन होती है, बट हम क्या बोलते हैं कि अल्फा चेन के अंदर 3 डोमेन्स हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ठीक है, और एक उसके अंदर जैसे क्या होता है, इसके अंदर बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन वो अलग से होता है। ठीक है, अब है तो एक ही क्या, है तो सिंगल ही, है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन ना, बट उसमें आप उसके 3 डोमेन बना रहे हो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो डोमेन किसी भी प्रोटीन का वो पार्ट है जिसको आप बोल सकते हो कि जिसकी अपनी एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है, जैसे ये जो टर्म थी डोमेन, ये एक साइंटिस्ट थे जेन रिचर्डसन, ही कॉइंड दिस टर्म, जेन रिचर्डसन। जेन रिचर्डसन। ठीक है, तो मेनली आपको क्या समझना है, एक मोटिव क्या होता है? मोटिव एक तरह से सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। डोमेन भी एक तरह से कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न होता है जिसकी एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल, और मतलब एक प्रोटीन की इंडिपेंडेंट फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। डोमेन्स मोटिव से बड़े होते हैं। डोमेन के अंदर मतलब मोर देन 40 रेजिड्यू, और इसके अंदर अप टू 700 रेजिड्यू हो सकते हैं। ठीक है,
विद एन एवरेज लेंथ ऑफ 100 रेजिड्यू। मतलब इसके अंदर 40 से ज्यादा और अप टू 700 हो सकते हैं, लेकिन एवरेज लेंथ कितनी है? 100 रेजिड्यूज। ए डोमेन मे और मे नॉट इंक्लूड मोटिव्स विद इन इट्स बाउंड्रीज। ठीक है, मतलब डोमेन में भी मोटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डोमेन बड़ा होता है ना। ठीक है, क्योंकि डोमेन भी एक तरह से कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न है, बट डोमेन बड़ा होता है। मोटिव भी कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न है, बट वो छोटा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑफ डोमेन्स बता रहा है, जिसमें ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन्स और लिगेंड बाइंडिंग डोमेन्स आते हैं। जैसे हम बनाते हैं ना, कोई भी प्रोटीन बनाते हैं कि इस प्रोटीन का ये पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर है, तो उसको ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन कर देते हैं। या कोई पार्ट जो बाहर की तरफ है, जो मतलब जो सेल के सरफेस पे है, कि वहां पे आके लिगेंड लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग डोमेन्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जैसे ना, ये जो हम बात करें ना कंजर्व्ड सीक्वेंस पैटर्न्स की, ठीक है, एक्चुअली क्या होते हैं ना, इसके लिए हमारे पास ना डाटा बेसिस हैं। जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ना हमारे पास डाटा बेस होते हैं, जिनके अंदर जैसे मान लो इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ये वाला मोटिफ बनाता है या डोमेन बनाता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपना सीक्वेंस डालना है। अगर उस सीक्वेंस से कुछ रिजेंबलेंस हुई, तो वो आपको बता देगा कि इसके अंदर वो मोटिफ या डोमेन है या नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो होता है एक प्रोसाइट और एक ई मोटिफ। ठीक है ना, जैसे ये दो एक तरह से डाटा बेसिस हैं, बट वही है कि हर एक जो डाटाबेस की, या क्योंकि हर एक का ना अपना अपना एक एल्गोरिथम होता है कि जिस तरह से वो हमें रिजल्ट बताता है। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो प्रोफाइल या एचएमएम मेथड, ठीक है, ये अब थोड़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता है, अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं। एक ना हिडन मार्कअप मॉडल होता है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं जिससे आप कंपैरिजन करते हो। ठीक है, ये जितने भी यहां पर मेथड्स लिखे हुए हैं, ये प्रोफाइल या एचएमएम मेथड से सीक्वेंस के पैटर्न को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक प्रिंट्स होता है, ब्लॉक्स होता है, प्रोडोम हो गया, पी फैम हो गया, स्मार्ट स्मार्ट होता है सिंपल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर रिसर्च टूल, इंटरप्रो होता है, रिवर्स साई ब्लास्ट होता है, सी डी ए आर टी कंजर्व डोमेन आर्किटेक्चर। ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता है कि आपने, अब देखोगे ना, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, यहां पर हम इनके बारे में नहीं जा रहे कि ये क्या करते हैं। आप थोड़ा बस नाम याद रखना, क्योंकि आपने एक नया प्रोटीन डिस्कवर किया। अब आपने सिंपली क्या करना है, डाटाबेस के अंदर या ये जो प्रोग्राम्स हैं, आपने तो बस अपना सीक्वेंस देना है कि ये मेरा सीक्वेंस है। वो कंपैरिजन करेगा कि बाकी सीक्वेंसेस जो ऑलरेडी हैं, क्योंकि बाकी जो ऑलरेडी सीक्वेंसेस हमने डाटाबेस में डाले हुए हैं, उनकी हमने इंफॉर्मेशन डाली हुई है कि ये सीक्वेंस ये मोटिव बनाता है, ये सीक्वेंस ये डोमेन बनाता है। अगर हमारा जो प्रोटीन है, अगर उसके अंदर उसे लगा कि ऐसा कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और एक बार हम बार बार ये वर्ड यूज करें, कंजर्व्ड है ये। ठीक है, क्योंकि इनका नंबर कुछ लिमिटेड नंबर में ही होगा कि ये डोमेन होते हैं, ये मोटिव्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मान लो कोई प्रोटीन डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है, तो वो मोटिव है। अब क्या ना, उसका कोई ना कोई सीक्वेंस होगा ना, वो मोटिव बना रहा है। तो मेरे पास एक प्रोटीन है, मेरे को ये पता करना है कि वो डीएनए से बाइंड करता है कि नहीं करता है। अगर जितने भी मोटिव्स मुझे पहले से पता है, कि जैसे मुझे पता है कि ये सारे प्रोटीन डीएनए से बाइंड करते हैं, उनके अंदर हमने देखा कोई मोटिव है, वो इंफॉर्मेशन हमने डाटाबेस में डाल दी। अब मैंने एक न्यू प्रोटीन डिस्कवर किया, मुझे ये प्रूव करना है क्या ये डीएनए से बाइंड करता है या नहीं करता है। तो अगर उसमें वो मोटिव मिला विच हेल्प्स इन बाइंडिंग विद डीएनए, तो फिर हम कह देंगे ये प्रोटीन डीएनए से बाइंड करता है। और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो प्रोटीन्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट रोल्स। ठीक है, मे बी बहुत सारे प्रोटीन जो जो मे बी ऑन द बेसिस ऑफ मोटिव यू कैन से, या डोमेन के बेस पे आप कह सकते हो कि इनका रोल थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है, तो हमने डाटाबेस बना रखा है। ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में सारा कुछ यही होता है, यू हैव ए डाटाबेस, पहले आप उसमें इंफॉर्मेशन डालो। ठीक है, आपने आपके पास जो, अब आप जो चीज चाहते हो, आप अपना सीक्वेंस उसमें डालो, वो उसके अंदर मैच करेगा। अगर उसको लगेगा कि इसमें वो सीक्वेंस है, तो फिर वो आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं और उनका अलग अलग मोटिव होता है। जैसे सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है, यू वांट पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट, यू वांट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये दीज पर्टिकुलर जो डाटाबेसिस हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, वो मेनली किससे रिलेटेड है आपके, दैट इज विद द सीक्वेंस पैटर्न, कि जो आप सीक्वेंस पैटर्न देखना चाहते हो। ठीक है, जैसे आप डोमेन देखना चाहते हो या मोटिव देखना चाहते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में,
मोटिफ एंड डोमेन, ठीक है। जैसे ये देखो मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है बीटा अल्फा बीटा, ये मोटिफ के एग्जांपल हैं सारे, बीटा अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा कॉर्नर, ठीक है। जैसे ये एक बता रखा है कि आपका टिपिकल कनेक्शंस इन एन बीटा मोटिफ, ठीक है, क्रॉस ओवर कनेक्शन, ठीक है। ये तो चलो अलग अलग टाइप के हमें कनेक्शंस बता रखे हैं। बीटा बैरल, ट्विस्टेड बीटा शीट, ठीक है। जैसे ये भी मैंने दिखा रखा है बीटा अल्फा बीटा, ये तो पहले भी मैंने आपको बताया। ग्रीक की मोटिफ, बीटा मिंडर मोटिफ, बीटा बैरल, तो अलग अलग टाइप के ना मोटिफ होते हैं, ठीक है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, आपके सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इनके अंदर जैसे हमने बीटा अल्फा बीटा, तो उसके अंदर बीटा भी है अल्फा भी है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जैसे ये देखो ये जिंक फिंगर मोटिफ है, तो अभी मैंने बताया ना जिस प्रोटीन के अंदर जनरली जिंक फिंगर मोटिफ होता है वो डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है। इसमें आप देख भी सकते हो कि इसके अंदर जैसे ये देखो सिस्टीन दिखा रखा है, सिस्टीन है, हिस्टिडीन है, ये भी हिस्टिडीन दिखा रखा है, ठीक है। तो लिखा ना कि सिस्टीन सिस्टीन हिस्टिडीन हिस्टिडीन फैमिली। तो जब इस टाइप का मोटिफ होता है तो वो किसके साथ बाइंड करता है, आपका डीएनए के साथ। जैसे उसके अंदर बीटा शीट भी दिखा रखी है, अल्फा हेलिक्स भी दिखा रखा है, ठीक है। जैसे और भी इसका स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जैसे आप ये देखो ये वही मोटिफ है, ठीक है, मतलब जो जिंक फिंगर है, और आप देखो कि ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, आपका डीएनए के साथ, ठीक है। तो वही होता है ना, अलग अलग प्रोटीन है। जैसे अभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, उसने ना आपको 3-4 प्रोटीन का नाम दिए और उसने आपसे पूछा कि किसमें कौन सा मोटिफ होता है। तो ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोटीन बाइंड करते हैं। ऐसे नहीं है कि जो भी प्रोटीन डीएनए से बाइंड करता है सबके अंदर जिंक फिंगर मोटिफ होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के मोटिफ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिंक फिंगर मोटिफ किस में रिच होता है, आपका सिस्टीन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आया था, इसमें था एक कॉलम ए एक कॉलम बी। अब यहाँ पे ना अलग अलग प्रोटीन्स के नाम है, जैसे TF3A, ये एक तरह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, मतलब ये सारे वही प्रोटीन है जो डीएनए से बाइंड करते हैं, ठीक है। बट इनके अंदर मोटिफ अलग अलग होते हैं, तो उसने आपको मैच करने को बोला था कि किसके अंदर कौन सा मोटिव होता है, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या होता है कि जो आपका जैसे TF3A है, इसके अंदर जिंक फिंगर होता है, ठीक है। जो मायोडिया है उसके अंदर आपका जैसे हेलिक्स लूप हेलिक्स होता है, इसमें क्या होता है, हेलिक्स लूप हेलिक्स, ठीक है। जो आपका जनरली जन है उसके अंदर ल्यूसिन जिपर होता है, और जो क्रो है उसके अंदर क्या होता है, आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स, क्या होता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है। इसमें एक बार मैं जून में देख लेता हूं। तो ये क्या होता है ना आपको, देखो यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट मोटिव्स। तो मतलब ये जनरली वो प्रोटीन है जो किसके साथ बाइंड करते हैं, आपके डीएनए के साथ, ठीक है। जून के अंदर आपका ल्यूसिन जिपर ही होता है। अब जैसे होता है ना क्वेश्चन, तो मे बी ये आपका मतलब मे बी किसी और कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि अब वही होता है कि ऐसा तो है नहीं अब सारे मोटिव आप याद रखोगे, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, जैसे क्रो क्रो कहाँ पढ़ते हैं, जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा की लाइफ साइकिल होती है, ठीक है। अब वहां पर हम क्योंकि क्रो बाइंड करता है डीएनए के साथ, ठीक है, उसमें क्या होता है ना, एक होता है क्रो, एक होता है CI। क्रो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइटिक फेज के लिए, और CI रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसोजेनिक। बढ़िया बैक्टीरियोफाज लैम्डा की लाइफ साइकिल, जैसे उसमें होता है ना कि एक्चुअली क्या होता है, अगर क्रो ऑन है तो वो लाइटिक फेज कराता है, CI ऑन होता है तो वो लाइसोजेनिक फेज कराता है। तो ये जो क्रो होता है ना ये डीएनए से बाइंड करता है। तो क्रो के अंदर कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मोटिफ है जिसकी हेल्प से वो डीएनए से बाइंड कर रहा है, तो वो कौन सा होता है, आपका हेलिक्स टर्न हेलिक्स। कौन सा होता है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है। तो ये मेनली आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो जैसे अब ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, जैसे TF3A में जिंक फिंगर होता है, ठीक है। आपके मायोडी में हेलिक्स लूप हेलिक्स होता है, जिन के अंदर ल्यूसिन जीपर होता है, और क्रो के अंदर हेलिक्स टर्न हेलिक्स होता है, ठीक है। देर में भी सो मैनी नेम्स, बट यहां पर वही है ना कि आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो कि मोटिव है क्या। मोटिव इज सिंपली ये सारे मोटिव के एग्जाम्पल्स ही हैं, ठीक है। और ये जनरली उन्हीं मोटिव के एग्जाम्पल हैं या उन प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है जो डीएनए से बाइंड करते हैं, ठीक है। देखो हम
मेनली डीएनए बाइंडिंग को इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि एक ज्यादातर जैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि इस प्रोटीन के अंदर ऐसा कौन सा मोटिफ है जिसकी वजह से वो आपका डीएनए से बाइंड करता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जैसे टीएफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने तो डीएनए के साथ ही जाके लगना है, तो विद द हेल्प ऑफ दीज मोटिव्स ओनली दे आर बाइंडिंग विद ए स्पेसिफिक डीएनए, ठीक है। तो ये सब आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। क्लियर है मोटिव डोमेन? जैसे ये मोटिव्स देखो, हम्म। मतलब डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है, उनमें कुछ डोमेन्स के अंदर ही मोटिव्स है। नहीं नहीं, देखो क्या है ना, ये तो मोटिव ही है ना बस। जैसे मान लो अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया आपका, जैसे जैसे ये देखो, आपको मैंने ये जो डायग्राम दिखाया, ठीक है, जैसे ये है, ये एक स्पेसिफिक, आप जैसे बता बता रहे हो कि मान लो ये एक तरह से जिंक फिंगर वाला है। अब देखो ना, ये बाइंड कर रहा है किसके साथ? डीएनए के साथ। देखो, वो देखो उसने एक लाइन लिखी थी ना कि देखो डोमेन होते हैं बड़े, मोटिफ होते हैं छोटे। ऐसा हो भी सकता है कि डोमेन के अंदर मोटिफ हो, बट ऐसा कुछ श्योर नहीं है, ठीक है ना। डोमेन इज ए डिफरेंट थिंग, जैसे लिखा ना, डोमेन मे और मे नॉट इंक्लूड मोटिफ विद इन इट्स बाउंड्रीज। मतलब आप दोनों का अलग ही मान के चलो। मोटिफ इज ए डिफरेंट थिंग, जैसे मोटिफ के अंदर वो बता रहे हैं ना कि ये शॉर्ट होते हैं, डोमेन बड़े होते हैं, ठीक है ना। डोमेन इज ए लाइक, उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ अमीनो एसिड हो सकते हैं। मोटिव डोमेन का पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये जो मैंने आपको सारे बताया ना, ये सारे मोटिव्स हैं, ठीक है। दीज आर नॉट डोमेन्स। जो मैंने आपको ये सारे बताया ना, ये सारे देखो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं। बीटा अल्फा अल्फा कॉर्नर, बीटा बैरल, ट्विस्टेड बीटा शीट, जो हेलिक्स टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप हेलिक्स, ल्यूसिन जिपर, ये सारे मोटिव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और ये सिर्फ जनरली वो मोटिव हैं जिनकी हेल्प से प्रोटीन जो है वो डीएनए से बाइंड कर रहा है, ठीक है ना। तभी मैंने आपको बताया ना। अब देखो क्या होगा, हमने तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, हमने तो यहाँ पर लिखा है कि ये होता है। ऑब्वियसली कोई ना कोई सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो स्पेसिफिक मान लो जिंक फिंगर बनाता है या हेलिक्स लूप हेलिक्स बनाता है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने फॉर एग्जाम्पल किसमें डाल दी? डाटाबेस के अंदर, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन अगर हमने डाटाबेस में डाल दी, अब आपने अपना प्रोटीन डालना है, उसका सीक्वेंस आपको पता है। अगर उसके अंदर वो स्पेसिफिक उसको लगा कि ये वाला सीक्वेंस है, जैसे हमें पता है कि ये सीक्वेंस ये मोटिव बनाता है, अगर वो सीक्वेंस आपके प्रोटीन में हुआ, तो फिर वो आपको बता देगा कि ये प्रोटीन ये मोटिफ बना सकता है। अगर वैसा सा सीक्वेंस उसको नहीं मिला, तो वो कहेगा कि ये मोटिफ नहीं बना सकता, ठीक है। तो पहले आपको इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। डाटाबेस होते ही क्या है? जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बता ही दिया था जो फोल्डिंग फनल के बारे में, कि मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट होती है, नेटिव स्ट्रक्चर होता है, और क्या होते हैं आपके डिस्क्रीट फोल्डिंग इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब जैसे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है? प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। क्या नाम है? प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो जब भी हम प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं आपका? जैसे अमोनियम सल्फेट। क्या यूज करते हैं? अमोनियम सल्फेट। क्या यूज करते हैं आपका? अमोनियम सल्फेट। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन की जब भी हम बात करते हैं, तो हम बेसिकली इसकी बात करते हैं अमोनियम सल्फेट। जैसे इसमें क्या होता है ना, आप बोलते हो सोल्टिंग इन सोल्टिंग आउट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या होता है? देखो नॉर्मली जो प्रोटीन होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मान लो आपके पास कोई प्रोटीन है, ठीक है। जैसे मान लो ये मैंने बड़े सारे यहाँ पर प्रोटीन्स बना दिए, ठीक है। अब प्रोटीन्स में जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो सरफेस पे होते हैं। जैसे मान लो ये हमने हाइड्रोफिलिक दिखा दिया, ठीक है। हाइड्रोफिलिक बाहर की तरफ है, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक कहां पर होते हैं? इंटीरियर में। कोई भी प्रोटीन होता है उसमें मैंने आपको बताया था, हाइड्रोफिलिक वाले बाहर की तरफ होते हैं, हाइड्रोफोबिक अंदर की तरफ होते हैं। अब हाइड्रोफिलिक तो चार्ज है, क्योंकि हम सेम ही प्रोटीन मान के चल रहे हैं, तो चार्ज भी सब पे सेम है। तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हाइड्रोफिलिक जब तक सरफेस पे है, तो ये प्रोटीन तो एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेंगे, और जब तक वो रिपेल करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकते। दैट इज दे कैन नॉट कम टुगेदर, ठीक है।
लेकिन जैसे आप अमोनियम सल्फेट देते हो तो उससे क्या होता है, आपका जो हाइड्रोफोबिक वाले हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, आपके जो हाइड्रोफोबिक वाले अमीनो एसिड्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं जब आप क्या देते हो, सॉल्ट। अब हाइड्रोफोबिक है तो हाइड्रोफोबिक वाले एक्सपोज हो गए तो उनके बीच में क्या होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। क्या होगी, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। और अगर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होगी तो क्या होगा, ये सारे प्रोटीन एक साथ आ जाएंगे और उसके बाद ये क्या कर जाएंगे, आपके प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। क्योंकि यही तो हमें करना है ना, हमें सारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल को एक साथ लेके आना है। ठीक है, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ना सॉल्ट की कंसेंट्रेशन होती है। जैसे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जब थोड़ी कम है तो प्रोटीन की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप सॉल्ट को और बढ़ाते जा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, आप ये देखो कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस इंक्रीज होती हैं, जिससे प्रोटीन पास पास आ गए और प्रेसिपिटेट कर गए। ठीक है, तो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन चाहिए होती है। मेन यही होता है कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को वो इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, उसने मान लो आपको प्रोटीन दिया कि ये P1 है, ये P2 है, ये मान लो आपका P3 है, ये P4 है। ठीक है, और वो आपको क्या देते हैं कि इसके अंदर कितने हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज, नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज। ठीक है, जैसे आपने लिखा कि P1 के अंदर, फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया इसके अंदर 10 है, इसके अंदर 20 है, इसके अंदर 8 है, इसके अंदर 12 है। ठीक है, जितने हाइड्रोफोबिक रेजिड्यूज ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, और उतनी जल्दी वो प्रेसिपिटेट करेगा। तो सबसे पहले कौन सा प्रोटीन प्रेसिपिटेट करेगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोफोबिक है, तो वो होगा P2। सबसे पहले P2 प्रेसिपिटेट करेगा। ठीक है, P2 के बाद आपका P4, क्योंकि उसके अंदर 12 है। P4 के बाद आपका P1 और लास्ट में कौन सा करेगा, आपका P3। कौन सा करेगा, आपका P3। ठीक है, तो हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन पे आप देख रहे हो प्रोटीन की सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो ये हमने, मतलब ये भी एक बेसिक सा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सब आपको हमने डिस्कस करा, मोटिव क्या होता है, डोमेन क्या होता है। ठीक है, ये फोल्डिंग फनल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब हम जो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, जैसे कि आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, दे विल गिव यू ए सीक्वेंस ऑफ पेप्टाइड, कि वो आपको एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस देंगे, एंड दे विल आस्क यू कि अगर इसको हम इस स्पेसिफिक एंजाइम से कट कराएंगे तो कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे, या वो कितने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंट एंजाइम्स है वो कहाँ पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, एक तो क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमीनो पेप्टिडेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और एक क्या आपका CNBR, विच इज साइनोजन ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, अमीनो पेप्टिडेज है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, और क्या आपका CNBR। CNBR क्या होता है, आपका साइनोजन ब्रोमाइड। ठीक है, अब देखो इसमें हमें डिफरेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो कहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, उन्होंने तो देखो आपको एक सीक्वेंस ही देना है, और उसके बाद वो पूछेंगे आपसे कि कितने फ्रैगमेंट्स बनते हैं। अब देखो सबसे पहले यहां पर क्या है, बेसिक डेफिनेशन है कि कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंड अमीनो पेप्टिडेजेस। ठीक है, ये एक्सोपेप्टिडेज होते हैं। एक्सो मतलब ये एंड्स पे एक्ट करते हैं। एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। एक्सो कहां पे कट करेगा, एंड पे। एंडो कहां पे कट करेगा, बीच में। दीज आर एक्सोपेप्टिडेजेस दैट रिमूव टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यूज फ्रॉम सी एंड टर्मिनाई ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये एक्सोपेप्टिडेजेस होते हैं जो टर्मिनल अमीनो एसिड रेजिड्यूज को रिमूव करते हैं फ्रॉम द सी एंड टर्मिनाई ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। क्योंकि कार्बोक्सी पेप्टिडेज कहां से रिमूव करेगा, सी टर्मिनस से, और अमीनो पेप्टिडेज कहां से रिमूव करेगा, आपका एन टर्मिनस से। ठीक है, अब इसमें कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है,
जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज अगर ए है, इट क्लीव्स द सी टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ ऑल अमीनो एसिड रेजिड्यूज एक्सेप्ट प्रोलिन, लाइसिन एंड आर्जिनिन। देखो हमने, अगर आप सी टर्मिनस की बात करो ना, तो आप लास्ट वाले अमीनो एसिड की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने एक सीक्वेंस बनाया, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहां पर आपने ग्लाइसिन से स्टार्ट करा या कोई भी आपका सीक्वेंस हो सकता है, तो हमारा जो लास्ट अमीनो एसिड है, ठीक है, जैसे मान लो अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि ये लाइसिन है, क्योंकि ये कट करेंगे बिफोर, इट कट्स बिफोर, क्योंकि सी टर्मिनस पे ये अमीनो एसिड है। अगर तो यहां पे प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन हुआ तो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये कट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर कोई और अमीनो एसिड हुआ, क्योंकि एक्सोपेप्टिडेज का मतलब है कि हम सिर्फ टर्मिनल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टर्मिनल बॉन्ड। टर्मिनल मतलब जो लास्ट बॉन्ड है। हम कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं? टर्मिनल बॉन्ड की, ठीक है। किसकी बात करें हम? टर्मिनल बॉन्ड की, ठीक है। अगर तो क्या हुआ, अगर तो प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन हुआ, तब ये कट नहीं करेगा, तब ये कट नहीं करेगा। लेकिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी की बात करें, ये तभी इफेक्टिव होता है जब आर्जिनिन और लाइसिन होता है सी टर्मिनल पे, ठीक है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी कब इफेक्टिव होता है? जब आर्जिनिन और लाइसिन होता है सी टर्मिनस पे, ठीक है ना। देखो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन को छोड़ के कोई भी अमीनो एसिड हो वो यहां पे कट कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर लाइसिन है लास्ट में या प्रोलिन है, आर्जिनिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए कट नहीं करेगा। लेकिन बी सिर्फ तभी कट करेगा जब लाइसिन या आर्जिनिन हो, ठीक है। इट विल कट, इट कट्स बिफोर, ठीक है, इट कट्स बिफोर, ये लास्ट अमीनो एसिड से पहले कट करता है, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज सी कहता है कोई भी सी टर्मिनल रेजिड्यू, डजंट मैटर कि सी टर्मिनस पे क्या है, इट एक्ट्स ऑन एनी सी टर्मिनल रेजिड्यू। कार्बोक्सीपेप्टिडेज जो सी होता है, इट एक्ट्स ऑन एनी सी टर्मिनल रेजिड्यू, ठीक है। फिर एक होता है अमीनो पेप्टिडेज, दे कैटालाइज द क्लीवेज ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द अमीनो टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन। ये कहां से क्लीव करते हैं? अमीनो टर्मिनस, ठीक है ना। अब देखो एक एन टर्मिनस है, एक सी टर्मिनस है, तो अमीनो पेप्टिडेज कहां पर कैटालाइज करते हैं? अमीनो टर्मिनस पे। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, भले ये फर्स्ट वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। किसको करते हैं? फर्स्ट वाले को, ठीक है। और अमीनो पेप्टिडेज एम के बारे में उसने क्या लिखा? ये इट कैटालाइज द क्लीवेज ऑफ ऑल फ्री एन टर्मिनल, मतलब फ्री होने चाहिए। जैसे कई बार ये हो सकता है ना कि जो एन टर्मिनस पे जो आपका अमीनो एसिड है, मान लो उसने कोई किसी और के साथ बॉन्ड बना लिया, या कई बार साइक्लिक हो जाता है। जैसे मान लो आपने कहा कि ये एन टर्मिनस है, ये सी है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होना कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2 और लास्ट अमीनो एसिड का COH, अगर ये आपस में बॉन्ड बना ले, तो वो पेप्टाइड कैसा हो जाएगा? सर्कुलर। फिर उसमें एन टर्मिनस आपका फ्री नहीं है, क्योंकि NH2 ने भी बॉन्ड बना लिया ना। नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, कोई भी एक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है तो एन टर्मिनस मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनस होता है, लास्ट सी टर्मिनस होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या कह रहा है, इफ देर इज ए केस जिसके अंदर फर्स्ट NH2 ने और लास्ट COH ने, अगर उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो फिर वो फ्री नहीं रह गया, ठीक है। तो इट कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ ऑल फ्री एन टर्मिनल अमीनो पेप्टिडेज एम। एन टर्मिनल हमारा फ्री होना चाहिए, लेकिन अगर एन टर्मिनल फ्री नहीं है, तब अमीनो पेप्टिडेज एम आपका कट नहीं करेगा, ठीक है। वो भी आप आगे क्वेश्चंस भी देखोगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो मेन तो आपको क्लैरिटी तभी होगी जब आप क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। बट आपको ना पहले ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा एंजाइम कहां पे एक्ट करता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज एक्ट करते हैं कहां पर? आपके सी टर्मिनस पे, अमीनो पेप्टिडेज एन टर्मिनस पे। जैसे ए बी सी की रिस्ट्रिक्शन है, जैसे सी में तो चलो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी सी टर्मिनल पे हो वो कट कर देगा। ए की रिस्ट्रिक्शन है प्रोलिन, लाइसिन, आर्जिनिन नहीं होना चाहिए। बी की रिस्ट्रिक्शन है कि लाइसिन, आर्जिनिन नहीं होना चाहिए। अमीनो पेप्टिडेज इट कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ अमीनो एसिड फ्रॉम द अमीनो टर्मिनस। बट एम की रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो एन टर्मिनल आपका फ्री होना चाहिए, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखने हैं। इसके बाद आता है ट्रिप्सिन। इसके बाद क्या आता है आपका? ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन की क्या खास बात होती है? इट कट्स आफ्टर, इट कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन।
ये किसके बाद कट करता है? लाइसिन और आर्जिनिन के बाद। इट कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, किसके बाद कट करता है ये? लाइसिन और आर्जिनिन के बाद। ठीक है, और ये मतलब एंड्स पे एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। दूसरी बात क्या है कि लाइसिन के बाद प्रोलिन ही होना चाहिए। अगर लाइसिन के बाद प्रोलिन है या आर्जिनिन के बाद प्रोलिन है, तब आपका ट्रिप्सिन एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, लाइसिन या आर्जिनिन के बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ये लाइसिन आर्जिनिन के बाद कट करता है, बट लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन होगा तब ये एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट कट्स आफ्टर लाइसिन आर्जिनिन। लाइसिन आर्जिनिन के बाद आपका प्रोलिन नहीं होना चाहिए। थर्ड इसके अंदर है, इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनस। इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनस। अब टर्मिनस का मतलब क्या है? वैसे आपने कहा कि पहला अमीनो एसिड लाइसिन है, ठीक है, क्या सेकंड लास्ट आपका आर्जिनिन है? ठीक है, अब देखोगे ना, हमने लिखा है कट्स आफ्टर, लेकिन जो टर्मिनल बॉन्ड्स है ना, टर्मिनल कौन सा होता है? फर्स्ट और लास्ट, इनके ऊपर ये एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे बीच में अगर मान लो कहीं पे लाइसिन है, उसके बाद ग्लाइसिन है, यहां पे तो ये कट करेगा। या जैसे मान लो लाइसिन है, उसके बाद प्रोलिन है, तो ये कट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 4 बॉन्ड दिखाए। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये मान लो डी है। ठीक है, तो ये सिर्फ कहां पे कट कर रहा है? सिर्फ कौन से बॉन्ड को कट करेगा? बी को। ना तो इसने फर्स्ट बॉन्ड को कट करना है, ना लास्ट बॉन्ड को करना है, और बीच में भी प्रोलिन ही होना चाहिए। अगर लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन है, तब ट्रिप्सिन कट नहीं करेगा। ठीक है, तब ट्रिप्सिन कट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे अगर हम काइमोट्रिप्सिन की बात करें, इट कट्स आफ्टर, इट कट्स आफ्टर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ये किसके बाद कट करता है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। ठीक है, दैट इज फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, अब इसमें भी क्या कंडीशन होती है? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन के बाद प्रोलिन ही होना चाहिए। जैसे अगर फिनाइल एलेनिन है, अगर उसके बाद प्रोलिन है, या टायरोसिन के बाद प्रोलिन है, या ट्रिप्टोफैन के बाद प्रोलिन है, तो ये कट नहीं करेगा। ये आपका कट नहीं करेगा। जैसे वहां पर था ना कि लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन होगा तो कट नहीं करता। काइमोट्रिप्सिन भी क्या है? अगर फिनाइल एल्यूमिन टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बाद प्रोलिन है तो कट नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें भी एक और कंडीशन, ये भी टर्मिनस पे कट नहीं करेगा। ठीक है, इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनस। इट डज नॉट एक्ट एट टर्मिनस। ठीक है, और जो हमारा सी एन बी आ रहा है, भले इसमें भी क्या होगा, काइमोट्रिप्सिन भी फर्स्ट और लास्ट वाले बॉन्ड पे एक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सी एन बी आ रहा है, ये तो चलो एक तरह से केमिकल होता है। इट कट्स आफ्टर मिथ्योनिन। इसमें आपने क्या याद रखना है? ये किसके बाद कट करता है? आपका मिथ्योनिन के। सी एन बी आर कट्स आफ्टर मिथ्योनिन। ठीक है, ट्रिप्सिन किसके बाद कट करता है? लाइसिन और आर्जिनिन, लेकिन लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये टर्मिनस के ऊपर भी एक्ट नहीं करता। काइमोट्रिप्सिन कट करता है एरोमेटिक के बाद, बट इसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है? एरोमेटिक के बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये भी टर्मिनस पे एक्ट नहीं करता। और सी एन बी आर कहां पे कट करता है? मिथ्योनिन के बाद। कहां पे कट करता है? मिथ्योनिन के बाद। ठीक है, ये तो मैंने आपको क्या बताई, बेसिक जो थ्योरी है। जो प्रोलिन और आर्जिनिन और बीच में बॉन्ड है ट्रिप्सिन में, वो भी कट नहीं होगा। नहीं, वो तो बाद में करता है ना, लाइसिन आर्जिनिन के बाद। तो प्रोलिन आर्जिनिन का तो प्रोलिन के बाद हो गया ना, इट कट्स आफ्टर। ठीक है, अब प्रोलिन के बाद थोड़ा कट करना है, वो तो पहले कह दिया लाइसिन आर्जिनिन के बाद, बट लाइसिन आर्जिनिन के बाद आपका प्रोलिन नहीं होना चाहिए।
हम्म सीक्वेंस है हम्म लाइसिन पे सीधे रिस्पॉन्ड पे पैरेंट पे वो मान लेते हैं मतलब लाइसिन पे एंटर रिस्पॉन्ड पे पैरेंट पे सेकंड रिस्पॉन्ड है हम्म। तो उस सिनेरियो पे फिर ये एक बार को करे और क्या मानना है? इनकी एंटर से पैरेंट पे तो सीधे वो तो वैसे ही है। तो ये ए वाला बॉन्ड फिर तो भी कट होगा नहीं कट करेगा ना, ट्रिप्सिन कट नहीं करेगा। ट्रिप्सिन टर्मिनस पे कट नहीं करता ना, भले ये भी कट नहीं करेगा। ना ये कट करेगा, ना ये कट करेगा, ना ये कट करेगा। सिर्फ उसने कौन सा कट करना है, बी को। क्योंकि टर्मिनस वाले बॉन्ड के ऊपर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एक्ट नहीं करते। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चन करते हैं उससे आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो ये आपको एक ओलिगोपेप्टाइड दे रखा है, FARPMTSRPGF। ये एक ओलिगोपेप्टाइड है। कहता है इसको हमने ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी से हमने इसको ट्रीट कराया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पेप्टाइड द नंबर ऑफ द फ्रैगमेंट्स ऑब्टेन्ड विल बी। ओरिजिनल पेप्टाइड के अलावा हमें कितने फ्रैगमेंट्स मिलेंगे? तो बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, देखो ना, ये हमें एक ओलिगोपेप्टाइड गिवन है। हमने किससे ट्रीट कराया है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज भी। अब देखो ट्रिप्सिन कहां पे कट करता है? लाइसिन और आर्जिनिन के बाद। लाइसिन होता है के, आर्जिनिन होता है आर। जैसे के तो है नहीं। अब आर्जिनिन है तो सही दो जगह पे, बट आर्जिनिन के बाद प्रोलिन है, तो ये कट नहीं करेगा। काइमोट्रिप्सिन कहां पे कट करता है? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बाद। जैसे अब फिनाइल एलेनिन फर्स्ट तो है, बट यहाँ पे तो कट करेगा नहीं। और बीच में भी कहीं पे फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन है ही नहीं। कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी हमने कहा था कि जो लास्ट अमीनो एसिड है वो लाइसिन या आर्जिनिन होना चाहिए, बट यहाँ पे तो लाइसिन आर्जिनिन है ही नहीं। तो ओरिजिनल पेप्टाइड के अलावा हमें कोई भी फ्रैगमेंट जो है वो मिलने वाला नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जीरो। ठीक है, ऐसे मान लो सेकंड क्वेश्चन है, विच पेप्टाइड बॉन्ड और बॉन्ड्स मार्क्ड एज ABCD एंड E, जैसे है ना ABCDE, will be broken when the following oligopeptide is treated with trypsin at pH equal to 7। हमारे पास जैसे ये एक क्या है, एक ओलिगोपेप्टाइड है। ठीक है, अगर हम ट्रिप्सिन से कट करा रहे हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम किससे कट करा रहे हैं? ट्रिप्सिन से। आउट ऑफ ABCD एंड E कौन कौन से बॉन्ड्स आपके ब्रोकन होंगे अगर आप ओलिगोपेप्टाइड को ट्रिप्सिन से ट्रीट करा रहे हो तो? हम्म। थर्ड क्या है? ए को कट करेगा क्योंकि टर्मिनल है, बी को क्योंकि आर्जिन के बाद पॉलिन है, तो ना तो ए को कट करेगा ना सी तो बनता ही नहीं है, डी को, ई को। ये भी टर्मिनल हो गया ना। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो फर्स्ट और लास्ट होता है उसके ऊपर तो ये जो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एक्ट करते ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्या आंसर होगा? डी। अभी ये क्वेश्चन आया था, इसको करो ट्राई। ट्रिप्टिक डाइजेस्ट ऑफ ए हेप्टापेप्टाइड जिसमें 3 लाइसिन है, 2 एलेनिन है, एक टायरोसिन है और एक फिनाइल एलेनिन है। 3 लाइसिन, 2 एलेनिन, 1 टायरोसिन एंड 1 फिनाइल एलेनिन। इट yielded ट्राई एंड टेट्रापेप्टाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द हेप्टापेप्टाइड? इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है हेप्टापेप्टाइड का? मतलब हमें वो पेप्टाइड बताना है जिसको ट्रिप्सिन से कट कराने के बाद हमें एक ट्राई और टेट्रापेप्टाइड मिलेगा। करिए इस क्वेश्चन को।
ठीक है, देखो अब हमने इसको किससे कट कराना है, ट्रिप्सिन से। ठीक है, अब देखो अगर मैं ट्रिप्सिन से कट कराऊं तो अब जैसे हमारे पास क्या है, के वाई ए के एफ के। ठीक है, अब ट्रिप्सिन कहाँ पे कट करता है, लाइसिन के बाद। ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये यहां पे कट करेगा, तो ये तो पेंटाओ डाइपेप्टाइड आ रहा है, इसमें यहां पे कट करेगा, इसमें भी डाई और पेंटापेप्टाइड आ रहा है, इसमें यहां पे कट करेगा तो यू विल गेट ए ट्राई एंड टेट्रापेप्टाइड। और इस वाले सीक्वेंस में वो यहां पे कट करेगा, इसमें भी पेंटाओ डाई आ रहा है। सिर्फ थर्ड वाले सीक्वेंस में हैप्टापेप्टाइड आपको ट्राई और टेट्रापेप्टाइड देगा। ठीक है, ठीक है, चलो ये भी चलो इजी है, आप ट्राई करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आप करो, द फॉलोइंग डाइसल्फाइड बॉन्ड containing peptide was digested using trypsin, how many peptide fragments will be produced by digestion। अब आपको ये एक क्या दे रखा है, एक डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेनिंग पेप्टाइड दे रखा है, और इसको आपने किससे कट कराना है, ट्रिप्सिन से। तो वो पूछ रहा है कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे डाइजेशन के बाद। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। कनेक्टेड है तो देखिए, अगर एक स्ट्रैंड ले रहे हैं देखो ना, अब आपको जो भी आंसर है वो तो लगाना है ना, कि 6 है, 5 है, 3 है, 5। चलो देखते हैं। अब देखो हमारे पास है ट्रिप्सिन, हमें इस पर्टिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड कंटेनिंग पेप्टाइड को ट्रिप्सिन से कट कराना है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे सीक्वेंस में देखूं तो ये के है, एक तो यहाँ पे कट करेगा। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया कटिंग का। इसके बाद अब देखो यहाँ पे आर है, बट आर के बाद पी है, तो यहाँ पे कट नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो के बाद कट करेगा, इधर आर के बाद कट करेगा। ठीक है, क्या और कोई भी होगा? और कोई तो नहीं है ना, 3 जगह ही कट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि एक फ्रेगमेंट तो ये हो गया एम टी पी क्यू के, और एक फ्रेगमेंट हो गया ये एल टी डी एच। ठीक है, अब ये क्या ना, अब जैसे बेसिकली उसने, जैसे ये तो दोनों आपस में क्या है, जैसे ये वाला बॉन्ड तो आपका एक तरह से पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। ठीक है, ये तो पेप्टाइड होगा, ये वाला डाइसल्फाइड है। अब क्या ना, अगर वैसे देखा जाए तो ये अलग हो गया, क्योंकि यहां पे कट करा है के और बी के बीच में, और ये बाकी सारा एक है। ठीक है ना, यहां से लेकर, अगर मैं इसको अलग कलर में दिखाऊं, यहां से लेकर, क्योंकि ये सारा तो एक साथ ही रहेगा ना, इसमें तो कहीं पे आपने कट करा ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसमें ये भी होना चाहिए आर तक। ठीक है, ये सारे का सारा एक होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रेगमेंट है और ये जो फ्रेगमेंट है, जैसे दोनों अलग तो हो गए, बट इसका सिस्टीन इसके सिस्टीन से ज्वाइंट है, फिर ये तो एक ही फ्रेगमेंट काउंट होगा ना। जैसे ये जो ये बना, और ये जो एन क्यू जी सी एल के है, के बाद कट हुआ है, बट इसका सिस्टीन और इसका सिस्टीन, ये तो दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइंट है। यही लिखा ना उसने कि, क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये जो ये बॉन्ड होगा ये पेप्टाइड होता है, ये होगा, क्योंकि ये सिस्टीन है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो अब ये दोनों तो फिर आपस में ज्वाइंट है, तो ये एक ही हुआ। तो इसका मतलब एक फ्रेगमेंट ये बना, दूसरा फ्रेगमेंट ये बना, और ये सारे का सारा एक ही है, तो ये तीसरा फ्रेगमेंट हुआ। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 3। 5 कैसे किया आपने? 5 तो चलो 4, अगर आप कट भी कर दिया आपने के बाद, तब भी 4 बनने चाहिए, 5 कैसे बना दिए? बीच कौन से वाला? जो दो दोनों टाइप्स के बीच में, सी से बीच में। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड पे थोड़ा ट्रिप्सिन एक्ट करता है वैसे भी। हम्म थर्ड वाला, देखो ना आप, ये सारा जो देखो यहां से, इसको अलग कर दो, एम टी पी क्यू के को और एल टी डी एच। अब ये बाकी सारा तो एक साथ है ना, और कहीं तो कट है नहीं, एक कट के और वी के बीच में है।
लेकिन हो क्या रहा है, इसका सिस्टीन और इसका सिस्टीन, इन दोनों के बीच में क्या है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड। वैसे तो ये अलग हो गया, अगर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता तो इसको मैं अलग फ्रेगमेंट काउंट करता, इसको अलग करता, बट क्योंकि इस फ्रेगमेंट और इस फ्रेगमेंट के सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है तो इसको मैं एक ही काउंट करूंगा ना, भले ये पूरा एक ही फ्रेगमेंट होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 फ्रेगमेंट्स। क्या आंसर आएगा, 3 फ्रेगमेंट्स। देखो आपको ना बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे ये अभी थोड़ा सा यू कैन से कि सिंपल है। अभी एक आधा क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूं, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल भी आते हैं क्वेश्चन, बट बेसिक पहले आपको ये पता हो कि कट कहां पे करना है, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब जैसे वही मैं आपसे पूछ रहा था, आपने 5 कैसे किया। हाँ, उसको क्यों ब्रेक किया पहले ये बताओ, क्योंकि ट्रिप्सिन मैंने क्या बताया है, लाइसिन आर्जिनिन के बाद कट करता है, लाइसिन आर्जिनिन के बाद प्रोलिन नहीं होना चाहिए, टर्मिनस पे कट नहीं करता है, तो ऐसे कोई हमने बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर देना ना, ठीक है। तो एक आधा और अच्छे वाला क्वेश्चन कराते हैं आपको। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, बाकी तो चलो थोड़े सिंपल भी हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। जैसे इसमें ना एक आपको डीटीटी दे रखा है, एक्चुअली डीटीटी क्या होता है, ये बेसिकली डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे होता है ना, जैसे हम एक पढ़ते हैं बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, तो बीटा मरकैप्टा इथेनॉल और डीटीटी का काम क्या होता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। जैसे वो अभी हमने नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे डीटीटी है। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। डीटीटी और एक होता है बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, क्योंकि चलो यहाँ पे बीटा मरकैप्टा इथेनॉल नहीं लिखा हुआ है, डीटीटी और बीटा मरकैप्टा इथेनॉल का सेम काम होता है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि मान लो हमने यहां पर, उसने कहा कि 2 एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन ए पेप्टाइड, जैसे एक पेप्टाइड सैंपल है एक्स, एक्सपेरिमेंट 1 में हमने ट्रीटमेंट एक्स का कराया है डीटीटी के साथ, सिर्फ हमने डीटीटी दिया है, फॉलोड बाय ब्लॉकिंग द फ्री सल्फाइडल ग्रुप, मतलब वो दोबारा डाइसल्फाइड बॉन्ड ना बना ले, ठीक है ना। क्योंकि डीटीटी मैंने आपको पहले बताया, डीटीटी क्या करता है, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें पता है वो किसके बीच में होता है, 2 सिस्टीन के बीच में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 पॉलीपेप्टाइड आए जिसका सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने एक्स को काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट कराया, जो कि एक प्रोटीज है जो कार्बोक्सी टर्मिनल ऑफ एरोमेटिक रेजिड्यूज पे एक्ट करता है। हमें पता ही है कि काइमोट्रिप्सिन किसके बाद कट करता है, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के बाद। और देखो क्या है ना, 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपने डीटीटी से ट्रीट कराया है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ आपने काइमोट्रिप्सिन से ट्रीट कराया है, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट के बाद मेरे पास कितने, 5 यहां पर मेरे पास पेप्टाइड्स आए हैं, ठीक है। अब देखो आप ना सिंपली इसमें क्या देख सकते हो, मान लो हम सिर्फ काइमोट्रिप्सिन वाला देखते हैं पहले, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब काइम आपको ये पता है कि काइमोट्रिप्सिन कहां कहां पे कट करता है, ठीक है, पहले हम वो बना लेते हैं। यहां पर काइमोट्रिप्सिन एक तो कट करेगा फिनाइल एलेनिन के बाद, करेगा, एक कट करेगा टायरोसिन के बाद, और एक यहां पे कट करेगा ट्रिप्टोफैन के बाद, ठीक है। इधर कहां पे कट करेगा, ट्रिप्टोफैन के बाद और फिनाइल एलेनिन के बाद, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि कौन कौन से पेप्टाइड्स मेरे पास आ गए। जैसे देखो एलेनिन फिनाइल एलेनिन आ गया, सही है, ठीक है, एक ही आ गया। दूसरा क्या है, जिसमें एस्पाराजीन है, 2 सिस्टीन है, एक मिथ्योनिन है, एक टायरोसिन है। अब इसका मतलब क्या होगा, देखो एस्पाराजीन तो बस एक ही है, एस्पाराजीन के साथ क्या है, एक मिथ्योनिन है, एक टायरोसिन है, और 2 सिस्टीन है। इसका मतलब एक बॉन्ड तो 3 और 9 के बीच में है, क्योंकि आप ये देखो ना, इसका मतलब टायरोसिन के बाद कट करा तो उसके बाद एक फ्रैगमेंट के अंदर एक काइमोट्रिप्सिन से कट कराने के बाद एक फ्रैगमेंट में एस्पाराजीन है, उसके अलावा मिथ्योनिन है, टायरोसिन है और 2 सिस्टीन है। इसका मतलब ये बात तो पक्की है, एक बॉन्ड तो A3 और A9 के बीच में है, और मतलब किसी भी ऑप्शन में A3 A9 दिया ही नहीं हुआ है, तो इसका आंसर तो बी है, ठीक है। लेकिन बाकी भी हम प्रूव कर देते हैं कि
बाकी भी क्या है। तो ये फ्रेगमेंट भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब एक है सिस्टीन ग्लाइसिन लाइसिन। क्या है? सिस्टीन ग्लाइसिन लाइसिन। वो कहां पर है? वो रहा ये सिस्टीन ग्लाइसिन लाइसिन। तीसरा फ्रेगमेंट ये भी आ गया। अब अगला फ्रेगमेंट है जिसमें दो सिस्टीन है, एक ल्यूसिन है, दो ट्रिप्टोफैन है, एक वैलिन है। ठीक है, अब देखो आपके पास एक फ्रेगमेंट ये आ गया। ठीक है, एक फ्रेगमेंट आपका जो है वो एक ये वाला आ गया, और एक जो हमने कौन सा बनाया जिसके अंदर एस्पाराजिन, दो सिस्टीन, एक मिथ्योनिन और एक टायरोसिन है। अब आने चाहिए दो सिस्टीन। ठीक है, अब दो सिस्टीन आने चाहिए, एक आना चाहिए ल्यूसिन। जैसे ल्यूसिन मान लो पूरे सीक्वेंस में यहीं पर ही है, ये ल्यूसिन है ना, एक ये ल्यूसिन है। ठीक है, उसके अलावा आपका दो ट्रिप्टोफैन एक वैलिन। अब ये देखो ये ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, ये क्या आपका मतलब ये वाला वैलिन होगा, क्योंकि वो तो अलग हो गया ना, वो तो कट गया यहां से। अब इसका मतलब क्या है, एक बॉन्ड किसके बीच में है? B2 और A6 के बीच में। क्योंकि अगर मैं B2 और A6 के बीच में बॉन्ड बना दूं तो क्या आएगा? एक सिस्टीन यहां से आ गया। ठीक है, और सिस्टीन ल्यूसिन ट्रिप्टोफैन, ये है ना सिस्टीन ल्यूसिन ट्रिप्टोफैन, और इधर से क्या है? सिस्टीन वैलिन ट्रिप्टोफैन। तो दो सिस्टीन हो गए, दो क्या हो गए आपके? ट्रिप्टोफैन हो गए, एक वैलिन हो गया, और एक आपका ल्यूसिन हो गया। इसका मतलब दूसरा बॉन्ड किसके बीच में है? B2 और A6 के बीच में। तो ये फ्रेगमेंट भी हो गया। ठीक है, और एक क्या बना है? आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन और वैलिन, वो ये रहा। इसका मतलब जो इसके अंदर बॉन्ड है, एक A3A9 में है, एक B2A6 में है। मतलब A3A9 से ही क्वेश्चन हो गया था वैसे तो, क्योंकि किसी और ऑप्शन में उसने A3A9 दिया ही नहीं हुआ। देखो अब ये जो है ना, ये आपको DTT के ट्रीटमेंट से नहीं पता लगना था कि किसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये तो जो काइमोट्रिप्सिन से कट कराने के बाद जो फ्रेगमेंट्स आए हैं, उन फ्रेगमेंट्स को देख के आपने देखना था कि किस किस के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। देखो अब क्या है ना, आपको जैसे मैं पहले तो हमने काइमोट्रिप्सिन जहां जहां पे थे वहां पे कट कर दिया। ठीक है, फिर मैं देख रहा हूं जैसे एलेनिन फिनाइल एलेनिन आ गया, यहां से वैलिन आइसोल्यूसिन फिनाइल एलेनिन आ गया। ठीक है, अब एक फ्रेगमेंट ऐसा था जैसे एस्पाराजीन, दोनों में सिर्फ एक ही है, एक एस्पाराजीन है, साथ में दो सिस्टीन है, एक मिथ्योनिन है, एक टायरोसिन है। ठीक है, अब देखो आप देखो मिथ्योनिन टायरोसिन भी यहां पर है, ये सिस्टीन भी है, और एस्पाराजीन भी है। तो आपको इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना था। आया कि नहीं आया समझ में? तो हम क्या कर रहे थे बताओ? हम्म, देखो क्या है ना, आपको मैंने सीक्वेंस कैसे गलत। पहले तो बहुत ठीक लग गया था, उसके हम्म बाद इसमें जैसे सिस्टीन A3 इथनिल टाइरोसिन हम्म ये है, हाँ उसके जी। बाद 16A6 16D2 ये वाला सदस्य आ नहीं गया। देखो क्या है ना, दो, एक तो ये याद रखना ये दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हुआ है, दूसरे का हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? देखो इसमें सिस्टीन टोटल है कितनी? तो एक तो 369 और एक है आपकी 2, 2 और 8। ठीक है, अब देखो ना ये वाला तो वैसे ही निकल गया, ग्लाइसिन सिस्टीन और लाइसिन, तो इसमें तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया नहीं है। इसका मतलब चार नहीं बनाया है। एक है इंट्रा चेन। इंट्रा चेन का मतलब क्या होता है? विद इन चेन। A3 A9 जो है वो एक ही चेन में है, लेकिन B2 और A6 ये इंट्रा चेन है, ये इंटर चेन है, सॉरी ये इंटर चेन है, और जो A3 A9 है वो इंट्रा चेन है। देखो क्या होता है ना, आपको आपको सिर्फ पहले कंसेप्ट बताया जाता है। कंसेप्ट क्या है कि एंजाइम कट कहां पे करता है, ट्रिप्सिन कहां कट करता है, काइमोट्रिप्सिन कहां कट करता है। अब जैसे अगर मुझे यही नहीं पता है कि एंजाइम कट कहां पे करता है, आप ऐसे क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। देखो आपको मैंने स्टार्टिंग में दो तीन क्वेश्चन कराए, वो थे बड़े इजी, उसमें आपको इजी लगा होगा। ठीक है, बट वही है ना, एग्जाम में हमें नहीं पता ना कि वो इजी पूछेगा या थोड़ा सा टिपिकल पूछेगा। बट द मेन थिंग इज दैट कि ये क्वेश्चन
ऐसे क्वेश्चन अगर आए, अब ये नहीं है ना कि आप सोचो कि मैं वो पेपर में 10 मिनट लगा दूं एक क्वेश्चन को करने में, तो वो तो बहुत टाइम फिर हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो हमें, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर में ना जब भी बनाते हैं तो दे विल गिव यू सम हिंट। और देखो अब उसने कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं बनाई जिसमें A3 A9 था। या तो होता ना जैसे मेरा A3 A9 आ गया, अब A3 A9 और ऑप्शन में भी होता, तब मुझे और फिर देखना पड़ता। बट A3 A9 में श्योर था, तो मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि B2 और A6 में भी है। मेरा तो क्वेश्चन हो गया ना। टाइम कंज्यूमिंग ये तब होता जब A3 A9 एक और ऑप्शन के अंदर होता, फिर आपको दूसरे वाला जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको भी आपको बताना पड़ता। तो वो जब क्वेश्चन है ना वो ऐसा बनाते हैं कि आपको दिखने में लग रहा है कि बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान से करोगे तो इट विल टेक लेस टाइम। ठीक है, और यही तो है ना। अब वही होता है ना, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे अब अगर हम थ्योरी पढ़ के छोड़ दे, थ्योरी क्या थी, थ्योरी को तो एक्सप्लेन करने में कोई टाइम ही नहीं लगा, मैंने आपको थ्योरी बताई और वही थ्योरी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे नहीं ना कुछ और यूज कर रहे हैं। हमने देखा ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ये यहाँ पे कट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चंस देखे, कुछ क्वेश्चन आपको दिखे कि ये तो बड़े ही, जैसे हमने ये क्वेश्चन करा इजी है, ये करा इजी है, ये इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको ये करा, अब इसके अंदर थोड़ा सा था कि गलती होने के चांसेस हैं कि अगर आपने फ्रैगमेंट सही से नहीं लिए, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। देखो आप, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना इसके अंदर हम श्योरिटी से ये नहीं कह सकते कि जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वही आएगा। ठीक है, वो सीक्वेंस बदल सकते हैं, वो क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको बस ये है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन तो ऐसे एनिमल फिजियो में आ जाता है, जैसे उसमें जैसे क्वेश्चन है आईबीसीएस के अंदर। तो बाकी क्वेश्चन को नहीं आप ट्राई करना, मैं आपको ये शेयर करूंगा। जैसे अभी ये देखो, ऐसे ना जैसे ये अब डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन उसने दे दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्वेश्चन दिया कि हमने प्रोटीन्स का डाइजेशन कराया, ये एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, काइमोट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज बी होता है, ट्रिप्सिन होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए होता है। ठीक है, अब ये तीन चार स्टेटमेंट तो किससे रिलेटेड है जो अभी हमने पढ़ा है। बाकी जैसे कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो, जैसे जो ब्रश बॉर्डर एंटेरोकाइनेज होता है उसके साथ पॉलीसेकेराइड्स नहीं होते हैं, ये तो चलो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो काइमोट्रिप्सिन है, इट डज नॉट जनरेट पेप्टाइड विथ सी टर्मिनल न्यूट्रल अमीनो एसिड, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? काइमोट्रिप्सिन किसके बाद कट करता है? एरोमेटिक के बाद। तो एरोमेटिक को हम न्यूट्रल मानेंगे या नहीं मानेंगे? हाइड्रोफोबिक होता है ना वो। तो काइमोट्रिप्सिन अगर कट करेगा तो लास्ट अमीनो एसिड या तो फिनाइलएलेनिन होगा, या टायरोसिन होगा, या ट्रिप्टोफैन होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। ट्रिप्सिन जनरेट्स पेप्टाइड विथ सी टर्मिनल बेसिक अमीनो एसिड। ट्रिप्सिन किसके बाद कट करता है? और लाइसिन के बाद। अब देखो ना, इसने लिखा डज नॉट जनरेट, ये तो जनरेट करता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पहली वाली ना, काइमोट्रिप्सिन जनरेट पेप्टाइड्स विद सी टर्मिनल न्यूट्रल अमीनो एसिड, इसने डज नॉट लिखा है, तो ये गलत है। ट्रिप्सिन कट करता है लाइसिन आर्जिनिन के बाद। अब इसका मतलब ट्रिप्सिन के कट करने के बाद जो फ्रेगमेंट आएंगे उसमें लाइसिन ही होगा या आर्जिनिन होगा सी टर्मिनस पे, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी एक्ट्स ऑन एरोमेटिक अमीनो एसिड। कार्बोक्सी पेप्टिडेज बी मैंने आपको बताया था क्या करता है, लाइसिन और आर्जिनिन से पहले कट करता है, एरोमेटिक्स से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो सी भी गलत है। अगर मैं यहां पे ऑप्शंस देखूं, जैसे इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है आपकी, ये ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब डी एफ के अंदर, अब इसके अंदर जैसे मुझे ये पता है कि बी सही है, ठीक है ना, अब जैसे बी वैसे एक ही ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा जैसे कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए होता है उसको जिंक चाहिए होता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ठीक है, और ई और एफ में से ई स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब कि उसके अंदर पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट क्या है, फाइनल डाइजेशन अमीनो एसिड का इंटेस्टाइनल ल्यूमन में होता है, द ब्रश वाटर एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ म्यूकोसल सेल। जैसे ये दो स्टेटमेंट मतलब, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जो भी हम फूड खाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पता है कि वो जनरली माउथ में तो सिर्फ डाइजेशन होता है किसका, जो आपका स्टार्च है, फिर जाके स्टमक में भी प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है।
बट मेन जो हमारे अंदर डाइजेशन की साइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो ना, सिर्फ ये पता होने से, जैसे मान लो ये पता होने से ए गलत है और सी गलत है, क्वेश्चन तो मैं उससे भी कर सकता था कि बी मुझे पक्का पता सही है। अब ये क्वेश्चन इट इज नॉट कि ये जो अभी हमने पढ़ा है कि मतलब ये क्वेश्चन जो है आपसे वो उस फॉर्म में नहीं पूछा कि कितने फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। अब वही ना कि ये नॉलेज मुझे एक एनिमल फिजियो के क्वेश्चन करने में भी हेल्प कर रही है, क्योंकि ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सारे हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और वहां पर जैसे होता है ना, ट्रिप्सिनोजन हम पढ़ते हैं इनएक्टिव होता है, वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, वो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो ये सब हमें याद रखना होता है, ठीक है। चलिए, इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, कोई नहीं, वो आप ट्राई करना। पहले वाला क्वेश्चन करा था हम्म। इसमें। एक बार ये बताना कि बी और जो बी मतलब सेकंड एंड फोर्थ जो पॉलीपेप्टाइड है हम्म। कार्बोनिक सेपरेट के बाद हम्म। वो वाली कैसे सेपरेट होंगे? आप ये देखो ना कि सेकंड और फोर्थ, इसमें एक एस्पाराजीन है, दो सिस्टीन है, एक मिथ्योनिन है, एक टायरोसिन है, ठीक है। अब देखो पूरे सीक्वेंस में एस्पाराजीन बस ये एक है, ठीक है, और ये सिस्टीन है, ठीक है। अब मतलब सिस्टीन और एस्पाराजीन होना चाहिए उसमें। अब अब हमें कोई भी दूसरा सिस्टीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इट मे बी वो 6 भी हो सकता है, आपका 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ना, आपने यहां पे जो कट करा था, जैसे एक फिनाइलैरिन के बाद कट करा था, एक टायरोसिन के बाद कट किया था, ठीक है। अब आप देखो कि अगर ये सिस्टीन, ये एस्पाराजीन, और ये सिस्टीन, ये मिथ्योनिन और ये टायरोसिन, ठीक है ना, ये दोनों मिलके हमारा क्या बना रहे हैं, जो हमें चाहिए, जो हमें पेंटापेप्टाइड, क्योंकि इसके अंदर 5 अमीनो एसिड है, तो इसका मतलब A3 और A9 आपस में लिंक है। A3 A9 आपस में लिंक होंगे, क्योंकि उसने तो सिर्फ यहां पे कट करना है ना, काइमोट्रिप्सिन ने तो फिनाइलिन के बाद कट कर दिया, यहां पे कट कर दिया, तो एक तो आपके पास फ्रेगमेंट ये बन गया। अब एक ऐसा फ्रेगमेंट देखो, एस्पाराजिन एक ही जगह पे है, एस्पाराजिन के साथ दो सिस्टीन चाहिए, चलो सिस्टीन तो कोई भी हो सकते हैं, बट साथ में एक मिथ्योनिन और टायरोसिन चाहिए। वो सिर्फ तभी बनेगा जब A3 और A9 के बीच में बॉन्ड होगा। ऐसे ही फोर्थ वाला देखना है कि मुझे वो फ्रेगमेंट चाहिए जिसमें दो सिस्टीन हो। जैसे अब देखो A3 A9 तो खत्म हो गया, ठीक है। आपको पता है B8 वैसे इन्वोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो तो अलग फ्रेगमेंट है। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली B2 एंड A6, दो सिस्टीन बन गए, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए था, एक ल्यूसिन भी मिल गया, दो ट्रिप्टोफैन भी आ गए, एक वैलिन भी आ गया। वो B2 और A6 की बॉन्ड की वजह से आएगा। आए समझ में ये कि नहीं? तो मतलब हमारी ओवरऑल अगर मैं वैसे देखूं तो एक तो एएफ हमारा जो अलग अलग प्लान मैंने जो डेट हो रहा है, हम्म। हम्म। फिर एक वो जो है जीसी के पीछे, हम्म। फिर उसके बाद एक वैलेंस आइसोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डेट हो रहा है। हम्म। तो एंड क्योंकि फिर A3 A9 और B2A6 में डाइसल्फाइड ब्रिजेस बनेंगे, हम्म। तो वो वाला तो पूरा एक ही है। नहीं नहीं, आप ये देखो ना, यहाँ पे आपने इसके बाद तो कट कर दिया ना, टायरोसिन के बाद। अब टायरोसिन के बाद कट कर दिया तो ये सिस्टीन तो इससे अलग हो गया ना, मतलब ये सिस्टीन ल्यूसिन ट्रिप्टोफैन आएंगे, तो टायरोसिन के बीच में भी तो कट है ना, यहाँ पे टायरोसिन में भी तो कट कर दिया ना, और इधर ट्रिप्टोफैन के बाद भी कट कर रहे हो, तो ये फ्रेगमेंट तो अलग ही हो गया ना। अलग अलग कैसे? देखो क्या ना, आप अगर आप वैसे देखो, अगर हम अगर चलो डाइसल्फाइड बॉन्ड अगर नहीं है, आप वैसे देखो ना, पहले हमने देखा कहाँ कहाँ पे वो कट कर रहा है। तो आपने क्या देखा था, एक ये कट था, एक ये कट था, एक ये कट था, और एक कट यहां पर ट्रिप्टोफैन के बाद था, एक कट यहां पर था। अब देखो एक एलेनिन फिनाइल एलेनिन आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा आप देखो ना कि जैसे एक ये भी आप कह सकते हो, ग्लाइसिन सिस्टीन और लाइसिन भी आ गया, ठीक है। एक कौन सा आपने कहा, और जो वैलिन, वैलिन, आइसोलिसिन और फिनाइल, ये तीन तो आ ही गए ना। अब बाकी जो दो फ्रेगमेंट है, अब उसमें क्या है ना, अब जैसे अब दो सिस्टीन है,
तो कहीं ना कहीं तो उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना। अदरवाइज अगर आप वैसे देखो, अब ऐसे तो आपने यहाँ पे कट कर दिया, तो इसका मतलब फिर सिस्टीन मिथुनिन टायरोसिन आना चाहिए था, बट सिस्टीन मिथुनिन टायरोसिन कोई है ही नहीं। एक फ्रेगमेंट फिर ये भी आना चाहिए था ना, अगर डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता। हम्म। और टाइप्स सिस्टम वाला तो फिर तो ये ब्रेक तो कर अलग हो दिया। गया ना, ये तो फ्रेगमेंट ही अलग हो गया, दो जगह आपने कट कर दिया, ट्रिप्टोफैन के बाद कट टायरोसिन के बाद, ये तो अलग ही हो गया ना, इसका कोई लेना देना है। जब जब आप बीच में एक तीन है उसको दोनों तरफ से कट कर रहे हो, तो वो थोड़ा फिर आपस में ज्वाइन रह जाएगा। हाँ, अगर एक तरफ कट होता, फिर अगर जैसे आप टायरोसिन के बाद कट कर दो, फिर ये और ये आपस में ज्वाइंट होते, वो अलग चीज है ना। जब आपने दोनों तरफ से ही कट कर दिया, वो तो ट्रिम हो गया ना, वो तो बाहर हो गया। जो बीच वाले ये तीन है, ये तो अलग ही जाएंगे ना, ये जा रहे हैं इस वाले सिस्टीन के साथ। ये जो A6 और B2 के अंदर बॉन्ड है, तो ये उसके साथ चला गया ना। मतलब आपके पास जो ये फ्रेगमेंट है बनेगा ना, वो पता क्या होगा, सिस्टीन, उसके बाद उसमें क्या होगा, मिथ्योनिन। ठीक है, इधर है एक आपका सिस्टीन मिथ्योनिन, उसके बाद एक टायरोसिन। ठीक है, उधर उधर की तरफ एक सिस्टीन है और एक एस्पाराजीन है। ये जो दोनों सिस्टीन है, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। दिस इज अ फ्रेगमेंट यू आर गेटिंग, सिस्टीन मिथ्योनिन टायरोसिन, क्योंकि टायरोसिन के बाद वाले तो ये तीन अलग है, ये तो इसके साथ अटैच है। दिस इज अ फ्रेगमेंट यू विल गेट, जिसमें दो सिस्टीन भी आ गए, एक मिथुनिन भी आ गया, एक टायरोसिन भी आ गया, एक एस्पाराजीन भी आ गया। अगर तो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता, फिर तो वो अलग अलग ही हो गए ना सारे। अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करें कि हम्म। पहले जो हमें सीक्वेंस दिया है हम्म। उनको हम जैसे टाइम ट्रांजिशंस आई थी उससे डाइजेस्ट करके देखो, जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो अलग अलग देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन ना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, आप डाइसल्फाइड बॉन्ड आपने ब्रेक कर दिए और आपके पास सीक्वेंस आ गया, उससे आपको क्या कहां पता लग रहा है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कहां पे है? उससे तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आ रही है। हाँ, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स देखो क्या ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या हुआ, डाइसल्फाइड बॉन्ड तो पहले भी था। किस किस के बीच में था, A3 A9 के बीच में B2 A6। मतलब वो एक इंट्रा चेन भी था, का इंटर भी था, उसने दोनों को अलग कर दिया। बस उससे हमें बस ये पता लगा है कि मतलब हमें ये पता लगा कि जब आपने DTT से डाइजेस्ट कराया, तो आपके पास दो पॉलीपेप्टाइड आए। मुझे ये नहीं पता कि किस किस के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, वो तो काइमोट्रिप्सिन से ही मेरे को आइडिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है ना, अब ऐसा नहीं है कि, अब इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन क्या आ रहा है। जरूरी थोड़ा है कि अब क्वेश्चन कोई और आ जाए, क्या पता जो पहली चीज दी हुई है उसी से मेरा क्वेश्चन हो जाए। बट इसमें बाय नोइंग दिस सीक्वेंसेस, अब आपके पास 16 A3 A6 A9 B2, आपके पास B8 पे है, ऐसे देख के थोड़ा पता लग रहा है कि इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये तो काइमोट्रिप्सिन से डाइजेशन के बाद ही आप कुछ कंक्लूड कर पाओगे कि किसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड है, उसके बिना आप कुछ कंक्लूड ही नहीं कर सकते। देखो मैं वही कह रहा हूं ना, ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर अप्रोच अलग अलग हो सकती है। अब ये नहीं ना कि कोई और क्वेश्चन आया, क्या पता जो उसको पहला पहला जो एक्सपेरिमेंट उसने करा, क्या पता उसी के रिजल्ट से हमें आइडिया हो जाए। बट इस टाइप के इस क्वेश्चन के अंदर पहले एक्सपेरिमेंट से आपको कुछ नहीं पता लग रहा है, आपको काइमोट्रिप्सिन से कट कराने के बाद ही पता लगेगा कि किस किस में डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, और A3 A9 से क्वेश्चन हो गया था बस। और उसने ये भी ना कि जैसे एस्पाराजिन एक ही दे रखा है पूरे के अंदर, तो आपने देखो ना, यू हैव टू सी कि एस्पाराजिन के साथ कैसे दो सिस्टीन आ सकते हैं, एक मिथुनिन एक टायरोसिन आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे ना दूसरे वाले सीक्वेंस में कहीं पे मिथुनिन भी नहीं है, मिथुनिन भी सिर्फ पहले वाले सीक्वेंस में है। इसका मतलब ये बात पक्की है कि जो पहले जो ये वाला फ्रेगमेंट आया है ना, ये इंट्रा चेन से ही आया है, क्योंकि उसमें दो सिस्टीन भी आ रहे हैं, एक मिथुनिन भी आ रहा है, एक स्पाराजिन भी आ रहा है और एक टायरोसिन भी आ रहा है। ठीक है क्या नहीं? सर मेरे को ना दूसरी मतलब अभी तक आ गई है इसमें, फिर मेरे को ये हो रहा था कि मतलब जो फोर्थ वाला सॉरी हाँ सेकंड वाला पॉलीपेप्टाइड है हम्म। और फोर्थ वाला पॉलीपेप्टाइड है वो कैसे बन रहा है। तो अब क्योंकि मैं ये देख रही थी कि इससे A3 और A9 है, उनके बीच में डाइसल्फाइड बेस बन रहा था, बट फिर बीच में हमारा उधर
ये भी है टायरोसिन और सिस्टीन के बीच में भी कट कर सकता है गाइनोट्रिप्सिन। कट कर क्या सकता है, कर ही रहा है। देखो भाई, पिछले वाले से आपने कुछ नहीं रिलेट कर रहा ना। हम्म। जो वो वाला था। इसमें भी जो बाइसेप्टाइड ब्रिज बन रखा है वो नीचे वाली पॉलीमर सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में बन रखा है, हाँ। बट यहाँ पे भी के और बी के बीच में हम्म। मतलब कट हो रहा है, बट वो सेपरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों सिस्टीन आपस में ज्वाइंट है ना। जॉइंट है। हाँ। उधर भी एक पॉलीपेप्टाइड है, उधर भी कट, तो मतलब जो अब यहाँ पे जो सिस्टीन के बीच में जितना भी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में कट हो रहा है, बट नहीं होगा, वो सेपरेट नहीं होगा क्योंकि डाइसेप्टाइड ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे भी ए3 और ए9 जो पूरा है पॉलीपेप्टाइड चेन उसके बीच में, वहाँ पे भी बीच में कट हो रहा है, सेपरेट नहीं हो रहे थे, तो मुझे वो चीज नहीं समझ। और यहाँ पर आराम से बना के देखना सीक्वेंस को। वैसे तो जितना आप कॉम्प्लिकेट करो उतना कुछ है नहीं, बट आप आराम से सीक्वेंसेस को बनाना और आप सारे फ्रेगमेंट्स बना के देखना, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है। चलो जी, ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर आप ट्राई करना, बाकी इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करता हूँ।